My dear friends, Assalamu alaikum. Today our topic is Article 46A. अच्छा 46A relevance of information generated, received or recorded by automated information system. ठीक है. Statement in the form of electronic documents generated, received or recorded by an automated information system while it is in working order or relevant facts. अच्छा, जो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है या जैसे कोई रिकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड है, आजकल ज़्यादातर जो है लेबॉर्ट्रीज या यूनिवर्सिटी कॉलेज इधर जो है डॉक्यूमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जनरेटेड होते हैं. अब किसी लेबॉर्ट्री की भी आप आगा खान ये वो रिकॉर्ड लें, बिल लें, कैश मेमो लें, तो उसमें वो नॉन बल्कि सिग्नेचर भी नहीं होते, तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड हैं, तो इनकी एविडेंशियली वैल्यू है. ठीक है. अब आ जाए जी 47, आर्टिकल 47. ठीक. अच्छा, आर्टिकल 47 है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयरिन स्टेटेड. Evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding. The truth of the facts which it states when the witness is dead or cannot be found or incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable, provided that the proceeding was between the same parties or their representatives in interest. Second, the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine. Third, the question in issue were substantially same in the first as in the second proceeding. Explanation: a criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this article. अच्छा, अब ये आर्टिकल जो है 47 जो है ये रिलेट्स करता है रिलेट्स गिवन एविडेंस इन, इसमें सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग और सेम प्रोसीडिंग. अब इसका मतलब ये कि अगर किसी केस में साल 2 साल पहले 10 साल पहले अगर किसी ने कोई शहादत दी है, गवाही दी है, और वो अब जो है डेड है या कैन नॉट बी फाउंड है या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, तो अर्लियर केस में जो एविडेंस दी है वो अब जो केस है उसमें काम आएगी, यानी उस एविडेंस की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेकर इसमें पेश की जा सकती है. ठीक है. यानी कि और मतलब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग और सेम प्रोसीडिंग इन ए लेटर स्टेज. अच्छा, आज कोई केस चल रहा है और अगर फर्ज करो इसमें कोई बयान वगैरह जो कुछ भी हुए हैं, साल 6 महीने बाद अगर वो बंदा मिल नहीं रहा है या कोई बात है या फोत हो चुका है, तो इसमें भी वो अर्लियर जो बयान दिया गया है वो भी रिप्रोड्यूस हो सकता है और प्रीवियस प्रोसीडिंग का भी रिप्रोड्यूस हो सकता है. कंडीशन वही है कि वो बंदा जो है नहीं है. ठीक है. और या उस बंदे को अदर पार्टी ने, मुखालिफ पार्टी ने जो है
kept out of the way by the adverse party। यानी उसको कोई लालच वगैरह देकर, डरा धमका कर इस कि भाई अगर आपने अब बयान दिया तो मैं आपके खिलाफ ये वो भला मार दूंगा, तो उस के कॉन्सिक्वेंसेस में भी अगर वो नहीं आता है तो भी ये एप्लीकेबल है। और दूसरी ओर, his presence cannot be detained without an amount of delay or expense in opinion of court। अगर कोर्ट ये समझती है कि भाई उसका मुमकिन नहीं है आना, या उसमें इस हद तक एक्सपेंस है या डिले है, तो फिर जो है उस सूरत में भी उस बंदे का अर्लियर प्रोसीडिंग में जो बयान था वो इसमें भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेकर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सिंपल बात यह कि पिछले किसी केस में जो बयान हुआ है, तो अब अगर वो बंदा इन 4 और 5 कंडीशन की वजह से आने की पोजीशन में नहीं है, तो वो उधर से ट्रू कॉपी लेकर इधर प्रोड्यूस की जा सकती है। अब आ जाए आर्टिकल 48। 48 जो है, अच्छा हाँ, इसी में ये जो 47 में जो कंडीशन जो थी, वो दूसरी के बात यह है कि वो प्रोसीडिंग जो है मतलब सेम हो। जो ये प्रोविजन है इसी में 47 में, द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि उसी केस में प्रोड्यूस होगा कि जो अर्लियर में जो पार्टीज थी वही इसमें है, या रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट या उनके वारिस है। ठीक है, और अच्छा, और एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। पिछले केस में एडवर्स पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी गई क्रॉस एग्जामिनेशन की। और तीसरी इसमें कंडीशन ये है कि इश्यूज वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग, यानी कि वो पहले केस में जो इशू इन्वॉल्व था, डिस्प्यूट था, वही इस सेकंड प्रोसीडिंग में। तो मतलब वही कि पार्टी सेम हो, इशू सेम हो, और अदर साइड को उस केस में क्रॉस की अपॉर्चुनिटी दी गई हो, तो उस सूरत में ही उस बयान की ट्रू कॉपी इसमें प्रोड्यूस होगी। अब आ जाए आर्टिकल 48। अच्छा, 48 क्या है? स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब वो चैप्टर तो जिस क्लोज हो गया, ये स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 48 एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स when relevant। entries in books of account regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। तो ये 48 जो है speaks about the books of accounts, that is ledger, sale register, purchase register, cash book, or any other transaction, financial transaction। अच्छा, अब जो इसमें जो एंट्रीज है वो रेलेवेंट है, समझ गए कि ये जितनी भी विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैटर या लेजर। अब ये अक्सर जो है जो कॉरपोरेशंस, बैंक्स और या कोई बिजनेस या लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनमें ये चीज़ें हैं। तो अगर उसमें अगर कोई एंट्री है तो वो रेलेवेंट है। जैसे अब इसने कहा है कि ए इलस्ट्रेशन में इसने कहा ए शूज बी फॉर ₹1000 and shows entries in his account books showing B to be indebted to him to this amount. These entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the fact। अच्छा, अब उधर ये एंट्री तो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि उस बंदे पर ए जो है कि क्या कह रहा है कि मकरूज है बी ₹1000 का। तो अब ये रेलेवेंट तो है, लेकिन ये इसके लिए अदर एविडेंस की भी ज़रूरत है टू प्रूव दी डेट, यानी कि अदर एविडेंस इंडिपेंडेंटली सिर्फ इस एंट्री पर केस प्रूव नहीं होगा, बल्कि अदर एविडेंस की भी ज़रूरत इसमें है। अच्छा जी, अब आ जाए आर्टिकल 49। 49 है रिलेवेंसी ऑफ एंट्री in public record made in performance of duty। Any entry in public record
any entry in any public or other official book, register, or record stating a fact in issue or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty especially enjoined by the law of the country in which such book, register, or record is kept is itself a relevant fact. ठीक, ये एंट्री 49 की रिलेवेंस एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड है, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड है, ये थोड़ा सा देख लेना, ये पब्लिक रिकॉर्ड है। और ऊपर जो थी एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थी 48 में, ये पब्लिक रिकॉर्ड है 49। अब इसमें पब्लिक रिकॉर्ड है और एंट्री ऑन पब्लिक रिकॉर्ड और ऑफिशियल बुक या रजिस्टर, लेकिन विद रिगार्ड टू वो एंट्री किस लिए कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, तो जो इशू है उसके बाबत कोई फैक्ट या कोई उससे रेलेवेंसी है, रेलेवेंट फैक्ट है। लेकिन किसने एंट्री की? मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी असाइन टू हिम बाय द लॉ। वो पब्लिक सर्वेंट है या अंडर द लॉ जो है उसको ये ड्यूटी असाइन की गई है सरकार की तरफ से, तो ऐसी एंट्री जो है एडमिसिबल है। तो अब ये ऐसी एंट्री कहाँ होती है? जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, रेवेन्यू रिकॉर्ड, फॉरेन कंट्री का रिकॉर्ड जो थ्रू एम्बेसी आता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, अटेस्टेड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, हेयरशिप, फोती खाता, जेल रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड, सिटी सर्वे रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये जितना भी पब्लिक रिकॉर्ड है तो वो जो है एंट्री रिलेवेंट है। लेकिन फिर नोट कर ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो है सोलली एविडेंस है या इस पर केस प्रूव हो जाएगा, बल्कि ये सब्जेक्ट टू अदर एविडेंस है इफ इट इज चैलेंज, अगर ये चैलेंज, क्योंकि ये जो है एंट्री जो है किसी का राइट क्रिएट नहीं करती है, लेकिन बहरहाल एक रिलेवेंसी है अगर अदर एविडेंस के साथ इसको प्रूव कर दिया। प्राइमा फेसी तो करेक्ट है कि भाई ये रिकॉर्ड जो है सिटी सर्वे में ये चढ़ी हुई है, या फला बंदे का जो है बच्चे की पैदाइश की एंट्री फला जगह चढ़ी हुई है, तो इस सूरत के अंदर वो एंट्री तो ठीक है। लेकिन इसी में ये जो सारा रिकॉर्ड है ये पर्सनल नॉलेज की बुनियाद पर होता है। फर्ज करो कोई बंदा म्यूनसिपैलिटी में गया, यूनियन काउंसिल में गया और कहा एंट्री कराई कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो ठीक है, वो आपके कहने पर एक एंट्री कर लेगा, ये रिलेवेंट फैक्ट तो है। लेकिन ये अगर डिस्प्यूट हो जाए तो इसको साबित करना पड़ेगा थ्रू अदर एविडेंस। एंट्री तो प्राइमा फेसी सही है, क्योंकि आपको किसी ने इन्फॉर्म किया किसी के मरने या जीने या किसी भी बाबत, वो आपने एंट्री रख दी, दाखिला रख दिया, लेकिन ऐसी एंट्री को फिर प्रूव करने के लिए बाकी एविडेंस की भी ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें ये है कि ओपिनियन, अगर कोई ओपिनियन है तो वो रेलेवेंट नहीं है, भले वो सब्जेक्ट मैटर से मुतालिक ओपिनियन हो, तो ओपिनियन जो है नॉट रेलेवेंट। अच्छा हाँ, रिपोर्ट जो है रिलेवेंट है, कोई इंक्वायरी कमीशन की और की कोई रिपोर्ट है कि तो वो जो है रिपोर्ट बिल्कुल, या पुलिस रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, अच्छा वो रिलेवेंसी है। लेकिन अब अगर जब पुलिस की बात करिए तो एक शायद पुलिस डायरी का आपने सुना होगा, तो पुलिस डायरी जो है वो रिलेवेंट नहीं है। पुलिस डायरी वो पुलिस डायरी यानी 172 CRPC, तो ये रिलेवेंट नहीं है पुलिस डायरी। हाँ, रोजनामचा एंट्री जो है वो रिलेवेंट है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आर्टिकल 50 जो है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन इशू। Statements of facts in issue are relevant facts made in published maps or charts generally offered for public sale, or in maps or plans made under the authority of the federal government or any provincial government as to matter usually
usually represented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant. अब ये 50 आर्टिकल जो है, statements in maps and plans, charts generally offered for public sale made under the authority of government. अच्छा, होता है क्या, गवर्नमेंट की तरफ से चार्ट या नक्शे या रोड रास्ते, ये सारे चार्ट होते हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जो ये मैप और नक्शे वगैरह जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से फॉर सेल भी पेश किए जाते हैं, और अगर आप और मैं कोई मार्केट से ख़रीदने चाहे तो वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिए, हैदराबाद का पूरा नक्शा है, कराची का है, लाड़काना है, दादू है, ये है वो, जो भी रोड रास्ते ये, तो वो किसी भी शहर का है, तो उसकी बाबत उसमें जो एंट्रीज है, जो स्टेटमेंट है, वो जो है उसकी रिलेवेंसी है। स्टेटमेंट माना, स्टेटमेंट जो मुराद कि भाई ये रास्ता इधर जा रहा है, ये लतीफ़ाबाद की तरफ, ये फुलेली की तरफ, इस इधर ये रोड जो है 40 फीट चौड़ा, ये 60 फीट चौड़ा, ये पोजीशन ये, तो उसमें इसके ईस्ट में ये, वेस्ट में ये, नॉर्थ में ये, साउथ में ये, तो ये उसमें जो ये चीज़ एंट्री है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसकी भी एविडेंशियरी वैल्यू है, और ये स्टेटमेंट एडमिसिबल है इन एविडेंस। और अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई जैसे मैप जो होते हैं साइंड बाय इंजीनियर, तो अक्सर ये शहरों में जैसे HDA, KDA और जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, म्यूनसिपलिटी, तो नक्शे वगैरह पास करती है, तो उस पर भी इंजीनियर वगैरह के साइन होते हैं, उसकी भी रेलेवेंसी है। अच्छा हाँ, अगर एक इसमें कंडीशन ये भी है आगे कि अगर गवर्नमेंट जो है इनको विड्रा कर ले तो फिर रेलेवेंसी नहीं रहेगी। अक्सर जो है कोई नक्शा गवर्नमेंट अनाउंस करती है या प्रपोज करती है किसी स्कीम का, किसी सोसाइटी का, फिर अगर विड्रा कर लिया तो उसकी रेलेवेंसी नहीं। 51 जो है, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस when the court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it made in recital contained in any act of the central legislature or of any other legislative authority in Pakistan or in government notification appearing in the official गजट इज ए रेलेवेंट फैक्ट। अब ये जो 51 की जो रेलेवेंसी है, कि जो गवर्नमेंट के जो भी नोटिफिकेशंस है जो विद रिगार्ड टू पब्लिक नेचर, तो वो कोई यानी नोटिफिकेशन है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी नोटिफिकेशन है जो पब्लिश्ड हुए हैं ऑफिशियल गजट में, वो जो है रेलेवेंट है। किस लिए रेलेवेंट है? टू परफॉर्म एन ओपिनियन बाय द कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ये जितने भी नोटिफिकेशंस, आर्टिकल्स, एक्ट्स, लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है, और बाज़ जैसे एरियाज़ के मुतालिक भी, जैसे भाई कोई एरिया जो है, अब जैसे एक ज़माने में पन्नू आकिल को छावनी डिक्लेयर, कैंट डिक्लेयर किया तो उसका नोटिफिकेशन निकला, इसी तरह किसी मलिर को किया तो उसका नोटिफिकेशन, तो ऐसे इसी तरह एवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई यह प्रॉपर्टी जो है नोटिफाइड है, ये एवाक्यू प्रॉपर्टी, तो इसी तरह एरिया के रेट वगैरह, ये आजकल सेल डीड रजिस्ट्री वगैरह होती है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके रेट वगैरह और FBR भी नोटिफाइड करती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स उस प्रॉपर्टी के मतलब रेट के बाबत। तो ये सारे नोटिफिकेशन जितने हैं इनकी रेलेवेंसी है, ठीक है। अब जो है 52 जो है, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट, ये तो हो गया। 52 है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू any law contained in law books. When the court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the government such country, and to contain any such law and any report of
of a ruling of the courts of such country contained in a book purporting to be a report of such ruling is relevant. अच्छा, अब ये जो बुक्स है या जर्नल्स हैं, लॉ जर्नल्स, ये सारी जो है इनकी रिलेवेंसी है। क्यों रिलेवेंसी है कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से है। जो भी स्टेटमेंट है इन लॉ बुक्स पब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट, तो ये इसकी रेलेवेंसी है। क्यों रेलेवेंसी है? क्योंकि ये जितने भी इसमें लॉ बुक्स के अंदर मैटर है, जो मतलब जैसे पीपीसी है, पाकिस्तान पेनल कोड, सीआरपीसी है, सीपीसी सिविल कोड, और अदर लॉ बुक्स है, रूलिंग ऑफ द कोर्ट है, पब्लिश्ड इन लॉ जर्नल, पीएलडी, पीएलजे, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, इनमें जितने ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स वगैरह आते हैं, ये जो है वैल्यूएबल है, रेलेवेंसी है, क्योंकि ये अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन गवर्नमेंटल पब्लिकेशन अगर कोई अदर देन गवर्नमेंट पब्लिकेशन है तो वो रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, इसी में मतलब अनरिपोर्टेड जजमेंट्स आर रेलेवेंट, मतलब ये है कि ये पीएलडी वगैरह में जो जजमेंट आ गए ठीक, लेकिन बाद ऐसे भी होते हैं क्योंकि जजमेंट काफ़ी हज़ारों के हिसाब से नहीं आते, तो वो भी अगर अनरिपोर्टेड भी कोई बंदा ले आता है उसकी सर्टिफाइड ट्रू कापी, या अनरिपोर्टेड के भी एक एनएलआर लाहौर से आता है अनरिपोर्टेड, तो वो उसके भी रेलेवेंसी है। ठीक है, 53, अब ये लास्ट आर्टिकल है 53। how much of a statement is to be proved? What evidence to be given when a statement forms part of a conversation, document, book or series of letters? 53 है, what evidence to be given when a statement forms part of a conversation, document, book or series of letters or papers? When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, book or series of letters or papers as the court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made. So अब ये किस हद तक प्रूव होगा, समझे? 53 क्या है कि हाउ मच स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव। तो अब क्या है कि बाज जो कन्वर्सेशन है विद रिगार्ड टू कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और सीरीज ऑफ लेटर्स, पेपर्स, तो अब ये कोर्ट जो है कंसीडर करेगी कि इनमें से कौन सी चीज किस हद तक रेलेवेंट है। किस लिए कि पर्टिकुलर केस में, इन द पर्टिकुलर केस टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड अफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अब पूरे फर्ज करो 100 लेटर हैं किसी के, वो 100 के 100 प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, या कोई पूरी किताब है, अब किताब के 500 पेज है, वो प्रोड्यूस करने की, उसमें जो रेलेवेंट है, जो जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए और जो इशू से विद रिगार्ड टू इशू है। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट सैकड़ों डॉक्यूमेंट हो, लेकिन वही कि उस हद तक ही। इसी तरह कोई कन्वर्सेशन है, कोई टेप है, कोई रिकॉर्डिंग है, अब 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो कोर्ट का भी वक्त ज़ाया करना, खुद का भी, लेकिन बस इतनी के वो जिस हद तक के कोई केस के प्रूविंग के लिए नेसेसरी है, उसी हद तक जो है वो प्रूव किए जाएंगे, चाहे 2 लेटर, 4 लेटर, या उस किताब में से 1-2 सफ़े या पेपर से, ये जो भी उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड अफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो वो दे रहा है उसके लिए ये चीज़ सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।